वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। आज का हम इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है धातु एवं अधातु उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। धातु और अधातु में अंतर लिखना है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक है। इसका क्या आंसर होने वाला है। देखिए सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर अंतर हम लोग देखते हैं, फिर रासायनिक गुण के आधार पर देखेंगे। देखिए धातु और अधातु में अंतर देखते हैं भौतिक गुण के आधार पर। यहाँ नंबरिंग सुधार कर लीजिएगा, फर्स्ट है ये भी फर्स्ट है, ठीक है। पहला अंतर क्या है, धातुएं तन्य तथा अघातवर्ध्य होती है, ठीक है। यानी कि धातु जो होता है उसको पीट पीट कर हम लोग पतला सा चादर लंबा बना सकते हैं, पर वहीं अधातु जो होती है वो भंगुर होती है। अगर उसे पीटेंगे हम लोग तो वो चकनाचूर हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। सेकंड अंतर क्या है, धातुएं प्रायः चमकदार होती है, अर्थात उनमें धात्विक चमक होती है। यानी धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। अधातुएं में धात्विक चमक नहीं होती है, परंतु ग्रेफाइट तथा आयोडीन इसके अपवाद है। ग्रेफाइट और आयोडीन जो होता है वो चमकीला होता है। उसके अतिरिक्त जो भी अधातुएं हैं उनमें किसी भी विशेष प्रकार की चमक नहीं देखी जाती है, ठीक है। ये दो अंतर रहा। नेक्स्ट अंतर क्या हो सकता है, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, परंतु विस्मित इसका अपवाद है। मतलब विस्मित जो होता है वो उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ठीक है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं क्या होती है, कुचालक होती है। धातु में क्या देखेंगे, धातु के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है, वहीं आपका अधातु के गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। ये आपका भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बीच का अंतर रहा। अब देखते हैं रासायनिक गुण के आधार पे अंतर, ठीक है। धातु में देखते हैं, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, यानी इस पे देख रहे आप प्लस चार्ज है, वही बोला है कि धातुएं जो होती है वो धनात्मक होती है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे ऑक्सीजन पे माइनस है, 2 माइनस होगा इसीलिए 2 माइनस दिया है, और क्लोरीन पे माइनस है। और क्या अंतर हो सकता है, धातुएं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो जल में घुलकर क्षार बनाती है, और वहीं आपका अधातुएं का ऑक्साइड अम्लीय होती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है। रिएक्शन नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, पर जो स्टेटमेंट है उस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, वहीं आपका अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर पाती है। क्लियर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। जो सोडियम हो गया उसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसका आंसर देखते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो हवा और पानी के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। जो हवा के संपर्क में आए या फिर पानी के संपर्क में आए तो क्या होती है, आग पकड़ लेती है। केरोसिन हवा और नमी के संपर्क से बचाता है, जिससे सोडियम सुरक्षित रहता है और अनजाने में आग लगने का खतरा नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए जो सोडियम होता है उसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। क्लियर। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होता है, उसका आंसर हम लोग देखते हैं। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अभिक्रिया की गति धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की गति धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। देखिए धातु जो है उसका अभिक्रिया जल के साथ कराना है। यहाँ एग्जाम्पल लिख दिखा देते हैं आपको। जैसे सोडियम धातु हो गया, इसका अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनता है यहाँ, और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। 4 नंबर आपका प्रश्न है, एनोडीकरण क्या है। इसका क्या आंसर होने वाला है। एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो धातु की सतह पर एक मोटी, टिकाऊ और संक्षारण प्रतिरोधी ऑक्साइड परत बनाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से एल्यूमीनियम और उसकी मिश्र धातुओं के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें एल्यूमीनियम को एनोड के रूप में उपयोग करके विद्युत अपघटनी घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखें। सबसे पहले उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है उसको देखते हैं। वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड है। ये एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। ठीक है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है और फिर परमाणु और आयन में क्या अंतर है। सबसे पहले खनिज और अयस्क में अंतर देखते हैं, फिर परमाणु और आयन में अंतर देखेंगे। ठीक है। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक खनिज कहे जाते हैं। और अयस्क क्या होता है? जिन खनिजों से धातुएं सुलभी ढंग से प्राप्त किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला अंतर रहा। फिर दूसरा अंतर क्या हो सकता है? कुछ खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है और अन्य खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा अल्प होती है। अयस्कों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। क्लियर? ये बेसिक डिफरेंस रहा इन दोनों के बीच। सेकंड इसमें पूछा था कि परमाणु और आयन में क्या अंतर है, तो परमाणु और आयन में अंतर को देखते हैं हम लोग। परमाणु जो होता है आपका विद्युतः उदासीन होता है और आयन आवेशित होता है। परमाणु में आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, वहीं आपका आयन में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। ठीक है। फिर परमाणु आयन की अपेक्षा कम अस्थायी होता है, वहीं आपका परमाणु आयन की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। एक और डिफरेंस क्या हो सकता है? परमाणु साधारणतः विद्युत का परिवहन नहीं करता है, जबकि जो आयन होता है वो विद्युत का परिवहन या संचालन करता है। क्लियर? आपका 7 नंबर प्रश्न है कि अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखिए। या फिर आपको पूछ सकता है कि धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। यह चरण निम्नलिखित है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण करते हैं। ठीक है, और अयस्क को सांद्रण कैसे कैसे किया जाता है उन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। उसके बारे में अगर पता हो तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या तरीका है दूसरा? आप सांद्रित अयस्क को धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित करना। जो सांद्रित अयस्क होता है उसको धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। फिर क्या करेंगे? धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करेंगे, फिर धातु का शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है। अब 8 नंबर प्रश्न है कि मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु के 2 उदाहरण दे और सोने से मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आपका पीतल और कांसा हो गया। ठीक है। सोना का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, किंतु यह एक अत्यंत मुलायम धातु है, इसीलिए इसमें अन्य धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। जैसे तांबा, चांदी, निकेल कर लीजिएगा, जस्ता मिलाकर कठोर बनाया जाता है। धातु मिलने के कारण सोना कठोर और मजबूत हो जाता है। ठीक है। कुछ आपका इम्पोर्टेंट नोट्स को ध्यान रखना है जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम दे सकता है। सबसे पहले जो सोना की शुद्धता को किस में मापी जाती है? तो कैरेट में। ठीक है, इतना कैरेट का सोना है, आप लोग सुने भी होंगे। फिर क्या है? सोना जिसका संकेत AU होता है और प्लेटिनम जिसका संकेत PT होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। एक्वारेजिया में सांद्र HCl और HNO3 जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं का अनुपात 3:1 होता है। यानी HCl कितना होता है? 3 की मात्रा में और HNO3 1 होगा। ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाए जाने वाला धातु आपका कौन सा? मरकरी, जिसे पारा भी बोलते हैं, जिसका संकेत Hg होता है। धातु पूछा है तो क्या होगा? मरकरी। और वही कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? यहाँ अधातु पूछा है तो कौन सा होगा? ब्रोमीन। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे जरूर। फिर आपका है कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। और कांसा जो है कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। आयनिक यौगिकों का निर्माण धातु और अधातु के मिलने से होता है, जबकि सहसंयोजी यौगिक का निर्माण अधातु और अधातु के मिलने से होता है। ठीक है। सहसंयोजी का निर्माण कैसे होगा? अधातु और अधातु। और आयनिक यौगिक का निर्माण धातु और अधातु। जैसे NaCl हो गया, इसमें एक धातु है दूसरा अधातु है, तो ये कौन सा यौगिक है आपका? आयनिक यौगिक। ठीक है।
अगर वहीं आपका हम पूछें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, ये आपका ससंयोजी यौगिक है, क्योंकि ये भी अधातु है और ये भी अधातु है। ठीक है, फिर आपका है संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।